नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, ये प्रोजेक्ट हो गया टाइपिंग, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब ने प्रारंभ किया है। और मिशन वात्सल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो चलिए व्याख्या को देखते हैं। और पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 8 मार्च को महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में की है। और हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता होगा। और 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय जो था, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो विषय याद रखिएगा, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय जो था, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में बात करें तो इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी विभागों के तत्काल सहायता प्रदान करके महिलाओं बच्चों को हिंसा से बचाना है। यह एक समर्पित हेल्पलाइन भी जारी किया गया है यहाँ पर 181, जिस पर पीड़ित मदद के लिए फ़ोन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य बेहतर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जानकारी मिलने पर सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करना है। मिशन शक्ति भारत सरकार की महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसे जो है 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से लागू किया गया है। मिशन वात्सल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये कौन सी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों का कल्याण करना, संरक्षण करना और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करना आदि इसमें शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। तो हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो महिला हैं और पहली हैं और विधि सचिव हैं। ठीक है, लॉ सेक्रेटरी। तो निकिता पोरवाल, तनुष्का सिंह, अंजू राठी राणा और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंजू राठी राणा है। और ये रही अंजू राठी राणा और ये पहली लॉ सेक्रेटरी बनी हैं। तो चलिए बात करें इनके बारे में। तो भारत ने अपनी कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि सेवा यानी ISLS की एक प्रतिष्ठित अधिकारी राणा की यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करती है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। और विधि सचिव का पद, जिसे आधिकारिक रूप से सचिव यानी कानूनी कार्य कहा जाता है, परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा संभाला जाता रहा है। और अंजू राठी राणा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उनकी नियुक्ति नितिन चंद्रा, तो किसके जगह पर स्थान लेंगी? तो नितिन चंद्रा इसके पहले विधि सचिव थे, जो एक IAS अधिकारी थे कि कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। उनकी नियुक्ति को सरकार में उच्च पदों पर लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अंजू राठी राणा ने कानून के क्षेत्र में दशकों तक सेवा दी है। विधि सचिव बनने से पहले उन्होंने दिल्ली सरकार में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह 18 वर्षों तक लोक अभियोजन यानी पब्लिक
प्रोसिक्यूटर के रूप में कार्यरत रहीं, जहां उन्होंने राज्य की ओर से कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यभार संभाला था। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी किसी दो देशों के बीच में है, और इसका नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड 2025। तो रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यूएसए, दक्षिण कोरिया के मध्य फ्रीडम शील्ड 2025 का प्रारंभ हुआ, और ये नॉर्थ कोरिया की जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया है इसे। तो उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है, लेकिन इस बार उसने बड़ी हिमाकत कर डाली है। उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद यह मिसाइलें दागी गई हैं। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अतिक्रमण के पूर्वाभ्यास के तौर पर देखता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया के हांगहे प्रांत से मिसाइल दागी गई, लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि मिसाइलें कितनी दूर तक गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य बलों ने अपना वार्षिक फील्ड फ्रीडम शील्ड कमांड पोस्ट अभ्यास शुरू किया, जो 11 दिनों तक चलेगा। वहीं उत्तर कोरिया ने इसकी कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक मीडिया के जरिए एक बयान जारी कर फ्रीडम शील्ड अभ्यास को आक्रामक और टकराव बढ़ाने वाला युद्धाभ्यास करार दिया है। इसी बीच जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने संकेत दिया है कि वह फिर से किम जोंग से संपर्क कर उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक वार्ता बहाल करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बहाल करने के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण और उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के मुद्दे पर असहमति के कारण ये जो है पहले ये वार्ता विफल हो गई थी। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि दक्षिण कोरिया के पोचोन शहर यानी उत्तर कोरियाई सीमा के पास में बृहस्पतिवार को 2 दक्षिणी कोरियाई KF-16 लड़ाकू विमानों ने गलती से 8 MK-87 बम गिरा दिए थे, जिससे लगभग 30 लोग घायल हो गए थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुरुग्राम, सूरत, बेंगलुरु, नोएडा। तो ये जो है गुरुग्राम में रखी गई है। चलिए बात करें, तो ये जो है गुरुग्राम में शुरुआत किया गया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो डेटा सेंटर प्रदाता सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड ने कहा कि उसका AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस सिफी नोएडा 2 परिचालन के लिए तैयार है। तो नोएडा होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये नोएडा में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर नोएडा होगा। चलिए बात करें इसकी व्याख्या को। तो डेटा सेंटर प्रदाता सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड ने कहा है कि उसका AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस सिफी नोएडा 02 परिचालन के लिए तैयार है। इस सुविधा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और सिफी इन्फिनिटी स्पेसेज लिमिटेड के CEO शरद अग्रवाल ने कहा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस सिफी नोएडा 02 भारत के AI मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारा नोएडा यानी 02 AI रेडी सुविधा वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार है। यह सुविधा भारत के AI मिशन और डिजिटल परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। इस सुविधा में 3 इसके लेवल टावर हैं, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के हैं, जिसकी कुल क्षमता 130+ मेगावाट है। और इसमें एक समर्पित 220 kV सब स्टेशन है। kV का मतलब क्या हो गया? किलो वोल्ट, जो हाई पावर ट्रांसमिट की जाती है, तो उसमें
किलो वोल्ट में नापते हैं, यानी वोल्टेज वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे डेटा सेंटर बनाने के लिए भारी ऊर्जा की खपत भी होती है, इसलिए ये एक समर्पित सब स्टेशन का निर्माण किया गया है जिसकी क्षमता 220 केवी है। कंपनी ने कहा कि नोएडा 1 और नोएडा 2 4 विद्युत फाइबर पथों के साथ सुरक्षित रूप से जुड़े हैं, जो हाइपर स्केलर्स, OTT प्लेयर्स और क्लाउड कनेक्ट नोएस को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो ADMM प्लस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापार समझौतों पर चर्चा करना, आतंकवाद और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो ADMM प्लस आतंकवाद रोधी बैठक भारत और मलेशिया की अध्यक्षता में हुई, और इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो इसके ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत में। और कब से कब तक? 19 से 25 मार्च को की जाएगी। सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत और मलेशिया करेगा। उद्देश्य क्या होगा? आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने की रणनीति तैयार करना, वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना। तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो आसियान के रक्षा मंत्रालय और मंत्री प्लस शामिल होंगे, और ये 2010 से आयोजित किया जा रहा है और प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है ADMM प्लस। तो शामिल देश की बात करें तो इसमें आसियान के 10 देश यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ 8 प्लस का मतलब 8 अन्य हैं। तो 8 सहयोगी देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण कोरिया है। तो ये 8 हैं। चर्चा के प्रमुख बिंदु की बात करें तो आतंकवाद के नए ट्रेंड्स जैसे ड्रोन तकनीक, साइबर आतंकवाद, कट्टरपंथी प्रचार माध्यम, ये सब अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए बैठक हो रही है और सीमा पर आतंकवाद से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, किस प्रकार से सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूचना साझा करने पर जोर दिया जा रहा है, और डिजिटल खतरों और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इसके महत्व की बात करें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी नहीं होगा, यह बैठक वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करेगी, भारत की रणनीतिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में और प्रभावशाली बनाएगी, आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ये इसका महत्व हो गया। आसियान की बात करें तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका मतलब है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। यह एक संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आपस में जोड़ता है ताकि वे मिलकर आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग कर सकें। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को की गई थी। तो ये रहे आसियान के 10 देश, और उनके सामने जो है उनकी राजधानी दी गई है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई, फिलीपींस की राजधानी मनीला और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, म्यांमार की राजधानी नेपिडा और ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान और लाओस की राजधानी वियंतियाने और कंबोडिया की राजधानी नो पेन है। और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये सब जो है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, जैसे म्यांमार हो गया ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और थाईलैंड हो गया ये, कंबोडिया हो गया ये, लाओस हो गया ये, वियतनाम, मलेशिया, फिर सिंगापुर, ये छोटा सा है सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये पूरा पार्ट इंडोनेशिया का है, ब्रुनई यहाँ पर पड़ता है और ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक ब्रूनोई पड़ता है, और ये फिलीपींस, ठीक है, और ये लाओस तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो ये 10 कंट्री हैं आसियान के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हाल ही में किस भारतीय मूल की विद्वान को मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के नोबेल माने जाने वाले होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय, अमर्त्य सेन और गायिका स्पाइवक और रोहिंग्टन मिस्त्री। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। चलिए, तो 2025 का होलबर्ग पुरस्कार भारतीय मूल की गायत्री मित्रो स्पिवक को सम्मानित किया गया है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो पुरस्कार विजेता गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक रही हैं, भारतीय अमेरिकी साहित्यकार और दार्शनिक हैं। पुरस्कार राशि के रूप में $5,40,000 मिला है इन्हें, और पुरस्कार देने वाला देश नॉर्वे है। और किस क्षेत्र में मिला है? तो मानविकी विषय में, समाजशास्त्र, कानून और धर्म के विषय में इन्हें मिला है। ये रहीं स्पिवक, और इनके योगदान की बात करें तो इनका जन्म 24 फरवरी 1942 को कोलकाता, भारत में हुआ था। और इनके शिक्षा की बात करें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश किया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से PhD किया साहित्य में। प्रमुख रचनाएं की बात करें, कैन द सुबेल्टन स्पीक यानी उपनिवेशवाद और हाशिए पर पड़ी आवाज़ों पर ऐतिहासिक लेख है ये। क्रिटिक ऑफ पोस्ट कोलोनियल रीजन यानी उपनिवेशवाद के दार्शनिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और डेथ ऑफ अ डिसिप्लिन यानी तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में नई दृष्टि। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। होलबर्ग पुरस्कार के महत्व की बात करें तो नोबेल प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटीज के रूप में जाना जाता है। पहले यह पुरस्कार नोआम चॉम्स्की, जूलिया क्रिस्टेवा जैसे बड़े विचारकों को मिल चुका है। चलिए, अब ये वक्फ कानून के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो कि बहुत ही लंबे समय से वक्फ कानून का विवाद चल रहा है और इसमें संशोधन की बात हो रही है। तो वक्फ कानून में बदलाव के तहत सरकार क्या करने की योजना बना रही है? तो वक्फ संपत्तियों को बेचने की अनुमति देना, गैर मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर टैक्स लगाना, सभी धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण में लेना। तो मेन रूप से गैर मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाह रही है सरकार। तो विरोध करने वाले संगठन कौन कौन से हैं इसमें? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम धार्मिक संगठन है, विपक्षी राजनीतिक दल हैं। विवाद के कारण की बात करें तो विधेयक में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएगी ताकि गैर कानूनी कब्जे हटाए जा सके। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के प्रशासन में शामिल करने की अनुमति देना चाह रही है। वक्फ देने के लिए 5 साल तक इस्लाम अपनाने की अनिवार्यता है और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब कलेक्टर के अधीन होगा। तो ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। सरकार का पक्ष है कि यह बदलाव भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए किए जा रहे हैं, और मुस्लिम संगठनों का पक्ष है कि वे मानते हैं कि इससे धार्मिक मामलों में सरकारी दखल बढ़ जाएगा। मुस्लिम धर्मावलंबी क्या मानते हैं? तो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने की आशंका बता रहे हैं। धार्मिक संपत्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। गैर मुस्लिमों को शामिल करने का निर्णय इस्लामिक कानूनों के खिलाफ हो सकता है। तो मुस्लिम धर्मावलंबी इसे लेकर के विरोध जता रहे हैं। सरकार का पक्ष है विधेयक पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा, गैर कानूनी कब्जों को हटाने में सहायक होगा, वक्फ संपत्तियों का उपयोग समाज कल्याण में बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। तो ये सरकार का पक्ष है। वक्फ का मतलब देख लें तो वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति। यह जमीन किसी व्यक्ति या संस्था की नहीं होती, बल्कि इसे धार्मिक और समाज सेवा के कामों के लिए रखा जाता है। वक्फ बोर्ड क्या करता है? तो वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है। इसका काम वक्फ की ज़मीनों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी संपत्ति वक्फ के नाम पर होती है उसे बेचा नहीं जाता है। और कौन सी ज़मीन वक्फ की मानी जाती है, इसके लिए कौन कौन निर्धारित कारक हैं?
तो यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी तो वह वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति या संस्था लंबे समय से किसी ज़मीन का धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो भी वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। अगर सर्वे में यह साबित हो जाए कि ज़मीन वक्फ की है तो भी वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लें। तो हाल ही में किसने हरकुलिस स्तंभ उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो एकता खराड़ी, रूपा फोगाट, इनमें से कोई नहीं, दो ही ऑप्शन में बताइए। तो एकता खराड़ी हैं जो जिन्होंने हरकुलिस स्तंभ उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रहे एकता खराड़ी जी और ये हरकुलिस स्तंभ है। तो विस्पी खराड़ी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है ये विस्पी खराड़ी होगा। एक मिनट।